हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 की पॉलिटी पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है विविधता एवं भेदभाव। दोस्तों मैं इसका फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप जाकर उसे देख लीजिएगा। आज चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों विविधता एवं भेदभाव के बारे में कुछ बता देती हूँ, जिससे आपको चैप्टर में थोड़ा समझने में आसान होगा। दोस्तों जहाँ तक विविधता के कुछ लाभ हैं तो इसकी कुछ हानि भी हैं। जैसे कि विविधता के जहाँ पर कुछ लाभ होते हैं वहीं पर यह कभी कभी भेदभाव का भी कारण बन जाता है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित या अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह ही सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जब कभी कभी हम ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, लेकिन वो हमें बहुत अजीब और बहुत अपरिचित लगते हैं, लेकिन कई बार हमें समझ में यह नहीं आता या हम ये नहीं जान पाते हैं कि ये हमसे अलग क्यों हैं। और लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से ही यह भेदभाव का कारण बन जाता है। जैसे कि दोस्तों ये ऐसे कैसे होता है, जैसे लड़के और लड़की में भेदभाव होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। चलिए अब हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है, मैं इसको आपको बता देती हूँ। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? चलिए इसी के बारे में हम आज चैप्टर में कुछ सीखेंगे और कुछ समझेंगे। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या जानते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में इन बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी बताया था कि भारत विभिन्न विविधताओं वाला देश है। दोस्तों अब हम आगे चलते। संसार में प्रमुख 8 धर्म हैं। भारत में इन 8 धर्मों के अनुयायी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ से 100 से ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमें खुश होने का कारण नहीं बनती है, हमें उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस कराते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह ही सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं। दोस्तों मैं ये बात आपको बता चुकी हूँ पहले भी, और आगे फिर से वही बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। दोस्तों इसी की वजह से ये सब भेदभाव होने लगता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। ठीक है, जब हम किसी के बारे में पहले कोई राय बना लेते हैं, उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर लोग यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी या कंजूस मानना ही पूर्वाग्रह है। देखिए जो ग्रामीण में लोग रहते हैं उनके बारे में, जैसे कि आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव के जो लोग होते हैं वो आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य हो जाते हैं। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि गाँव में काम करने के लिए या रोजगार पाने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसीलिए ग्रामीण लोगों को शहर जाने के लिए एक मजबूरी होती है उन लोगों की, इसीलिए वो लोग शहर जाते हैं अपना गांव छोड़कर। और शहरी लोगों का जो जीवन होता है वो कैसे होता है, शहरी जीवन बहुत आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। जैसे कि दोस्तों हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं और जैसे वे कपड़े पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरे लोगों के बनाए गए हम पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से कई बार हमारा ऐसा व्यवहार हो जाता है कि हम उन्हें दुख पहुँचा देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि भेदभाव
किस तरीके से और कितने प्रकार से होता है इस समाज में। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे लड़के और लड़की में भेदभाव। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये रियलिटी चेक देता है हम लोगों को। ये जो बात है इसमें एकदम सही है कई हद तक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का क्या अर्थ होता है, इसमें से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के हैं या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, आइए देखते हैं कि क्या सच्चाई है। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे कि किसी को पैर में दिक्कत होती है तो उसमें लोग क्या क्या बातें करते हैं, मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा बहुत कुछ, जैसे किसी को दोस्तों कोई दिक्कत होती है तो जो बहुत से लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करते हैं। ठीक है, ये एक भेदभाव का प्रतीक है। सबको समानता नहीं दी जा सकती है इस समाज में, सब लोगों को समानता नहीं मिलती है। ठीक है, जैसे कि देखिए, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घुरती आंखों में छिप जाना चाहती हूँ। ठीक है, फिर ये देखिए, सिर्फ इसीलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। जैसे कि दोस्तों ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ ऊपर के चित्रों में जो बच्चे उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था, लेकिन इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वे है खास ज़रूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों के यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर हम इस कथन को लेते हैं कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे यह गुड़ तौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़के को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप करा देते हैं, रो मत, तुम लड़की हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आ जाए तो वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़का ये सीख जाता है कि अपने को रोना नहीं है, और अगर एक लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसीलिए दूसरों के सामने अपने आप को रोने से वह रोक लेता है। लेकिन अगर हम लगातार यह सुनते रहे कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं, तो समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़के और लड़कियों को उसी छवि के रूप में देखना चाहिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हम सभी लोग एक ही छवि में बंधे हुए हैं या उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ या इसलिए कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं, पूरे समूह को के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमारे इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने में रोक देती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़वादी धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती हैं। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसा करने से रोक देती हैं जिसको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ठीक है, अब हम चलते हैं असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है दोस्तों जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। शायद आप पिछले पार्ट में समीर और समीर दो, दोस्तों फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी बताई थी। एक गरीब था और एक अमीर था। एक ने शिक्षा ग्रहण की हुई थी और एक ने नहीं, क्योंकि उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं थे, उसे रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था। तो उसमें भी
अलग अलग तरीके की विविधताएं थी दोनों में। उदाहरण के लिए जैसे कि उनका धर्म अलग था, यह विविधता का एक पहलू है, पर यहाँ भेदभाव का भी कारण बन सकता है। ऐसा तब होता जब लोग अपनी भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोस्तों, दोनों समीरों में से एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि था। समीर दुख गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन नहीं होते। इस कारण दफ्तर, अस्पतालों, स्कूलों आदि में भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। जैसे कि दोस्तों, दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है उन्हें दबाया गया या कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि भारत के एक महान नेता भीमराव अंबेडकर ने अपनी जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभव के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ जब वे 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। हम बड़ी इंतज़ार हमने किया पर कोई आया नहीं। 1 घंटा बीत गया, स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे टिकट मांगे जो हमने दिखा दी। उन्होंने पूछा हम यहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई घर नहीं पहुंचा और हमें पता नहीं था कि गोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय स्टेशन मास्टर को यह लग रहा होगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हो। जैसे ही हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा हम कौन हैं, बिना एक पल के सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता है। उनको एकदम से धक्का लगा, वे बहुत चक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े के खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में खुशी और उत्साह की भावना थी, लेकिन अब अत्यधिक उदासी ले ली थी। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के साथ भी एक जो घटना हुई थी भेदभाव की, उसमें ये बताया गया है। उसमें एक छोटी सी स्टोरी अपने जीवन की उन्होंने बताई है कि उन्हें कोरेगांव पहुंचना था। वो स्टेशन पे आए तो उन्होंने स्टेशन मास्टर को देखने में वो लोग अछूते मतलब नीची कास्ट के नहीं लग रहे थे, इसीलिए वो उनकी हेल्प के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन जैसे उन्होंने अपने कास्ट, अपनी जाति के बारे में बताया तो वो एक नफ़रत की भावना से उनको देखने लगे और वो अपने कमरे में चले गए। और रात हो गई, जिससे उनके पिताजी भी और उनका नौकर भी नहीं आया था उन लोगों को लेने के लिए, और स्टेशन मास्टर भी जा चुके थे। ये किस वजह से था? ये सिर्फ और सिर्फ भेदभाव की वजह से था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के बड़े नेता के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी, उनके खुद के बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे, और उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था और गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों को अलग अलग तरह की नौकरियां करने को कहा जब ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल सकें। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन ने आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी को अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज के दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना। जो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है। लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों में हिस्सा थे, जैसे अंबेडकर। इन्हीं नेताओं में से संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया। फिर आगे हम चलते हैं दोस्तों।
संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मानने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कोई एक धर्म, भाषा या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाए। जब हम इकट्ठा रहते हैं तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है भारत का संविधान। ये देखिए, ये फर्स्ट पेज पे ऐसे ही है। ये उद्देशिका है, इसमें लिखा गया है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक एक शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको समझाती हूँ। हम भारत के लोग, इसमें जो है सब लोग भारत के हैं। भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, यानी न्याय कितने तरीके से होगा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होगा। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता मतलब समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए। ये दोस्तों उद्देशिका में लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसको भी जरा हम देख लेते हैं। संविधान में लेखकों ने यह भी कहा है कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मानने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, जो हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर मैं एक नए वीडियो में लाऊंगी, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।